So, what are the types of fiction? Novel and short story. And what are the partitions? Structure and subject wise. So, structure comes in 17 and subject comes as 20. What are these? Let me tell you all this. Watch the video and get the details. Hi students. So, आज forms of literature part 2. Basically, we are completing this session of forms of literature. मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत डिटेल में करवाई थी. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने forms of literature के fiction and non fiction का डिफरेंस समझा था और मैंने आपको सारे non fiction के जितने भी पार्ट होते हैं वो आपको इलेबोरेट करके एक एक डिटेल में समझाए हैं. अब क्या रह गया था हमारा फिक्शन पार्ट, जिसमें हमको ये पता है कि केवल नॉवल और शॉर्ट स्टोरीज होते हैं, लेकिन मेन चीज क्या है, कितने टाइप के नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज होते हैं. फिक्शन बेसिकली जो होता है वो कितने टाइप का होता है. ठीक है, तो आज हम उसको स्टार्ट करेंगे. फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में फिक्शन. ओके, एंड फिक्शन के अंदर वी नो, एज यू नो दैट, नॉवल and short stories. So we were doing the two parts of fiction, novel and short stories. अब हमें ये देखना है कि नॉवल और शॉर्ट स्टोरीज बेसिकली जो ओवरऑल एक फिक्शन का यूनिट है, फिक्शन कितने टाइप का होता है. फिक्शन भी पोइट्री की तरह दो पार्ट में डिवाइड होगा. ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए. सबसे पहले स्ट्रक्चर बेस्ड एंड दूसरा सब्जेक्ट एंड थीम. ये यहाँ पे इसके भी सिमिलरली पोइट्री की तरह डिवीजन होते हैं. अब नाउ लेट मी राइट ऑल द डिविजन्स फर्स्ट, देन आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन. तो सबसे पहले आई एम राइटिंग ऑल द डिविजन्स ऑफ स्ट्रक्चर वाइज डिवीजन ऑफ प्रोज राइटिंग. सो इन स्ट्रक्चर वाइज फर्स्ट इज क्लासिकल. So right now I have written 10 types of structures, though there are more. These are the 10 types of structure. After explaining these 10, I will write the other one. In first structure, the classical structure of the fiction writing is where a standard size is being taken. They are like narrating a story. They in which a hero is there and the story revolves around the hero only. That is called classical literature or classical prose, in which the hero has all the characteristics of heroism, right, which we used to take in the drama. जैसे ड्रामा में हम एक हीरो लेते हैं सेंट्रल, इसी तरीके से जब हम एक प्रोज के अंदर लेके उसको लिखते हैं उसे हम क्लासिकल नॉवल स्ट्रक्चर बोलते हैं. सेकंड इज ग्राफिकल. ग्राफिकल नॉवेल्स वो होते हैं जैसे कि आप लोगों ने बचपन में कहानियां पढ़ी हैं जिसके अंदर पिक्चर्स होते हैं और वो ऐसे बादल वाली फॉर्म में बना के आगे डायलॉग्स लिखे होते हैं. जब डायलॉग्स का हम पिक्चर से आप ज्यादा समझते हो, दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल नॉवल. ठीक है, जैसे कि आप लोग नागराज पढ़ते थे या हिंदी ग्राफिकल नॉवेल्स में अगर मैं बोलूं बाल हंस चंपक टाइप की, जब आप छोटी चिल्ड्रन बुक पढ़ते थे तो उसमें ग्राफिकल स्टोरीज होती थी. लेकिन अब ग्राफिकल नॉवल बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट फिक्शन दीज डेज. आज के टाइम में कंटेम्प्रेरी लिटरेचर के अंदर ग्राफिकल नॉवल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत सारे इंडियन राइटर्स भी इस पे काम कर रहे हैं और बहुत सारे इंडियन स्कॉलर्स भी इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं. तो ग्राफिकल नॉवल बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट जैनर इन दिस, क्योंकि उसमें जो डायलॉग्स होते हैं या जो आइडिया होता है वो पिक्चर के थ्रू रिफ्लेक्ट किया जाता है बिसाइड्स द प्रोज. सेकंड, एपिस्टलरी. एपिस्टलरी प्रोजेस वो होते हैं जिसके अंदर नॉवल लेटर फॉर्म में लिखी गई हो. सबसे पहले इसको किसने लिखा था? सबसे पहले एपिस्टलरी नॉवल को यू ऑल नो, फोर व्हील्स ऑफ लिटरेचर के अंदर हम रिचर्डसन. कौन सी बुक है रिचर्डसन की? पामेला.
ये एपिस्टलरी नॉवल का फर्स्ट एग्जाम्पल था जो इसने अपनी सिस्टर के साथ नॉवल लिख के उसको उस डायलॉग फॉर्म को कंप्लीट करके वहां पे उसने दिखाया था कि एपिस्टलरी लाइक ही रोट अ नॉवल, सॉरी ही रोट अ लेटर टू हिज सिस्टर, और फिर उसका रिप्लाई में भी उसने लेटर में आगे की स्टोरी लिखी, फिर उसने खुद को उसको नरेट करते हुए एपिस्टलरी फॉर्म में लिखा, तो दैट इज एपिस्टलरी नॉवल। सेकंड इज बिल्डुंग्सरोमन। बिल्डुंग्सरोमन वो होता है जिसके अंदर, दिस इज अ फ्रेंच टर्म, Kundalsroman, Bildungsroman. Roman means something which is written in fiction and about a journey. ठीक है, रोमन इज अ फ्रेंच वर्ड विच टेल्स अस अबाउट अ जर्नी। तो सबसे पहले तो ये दोनों ही वर्ड जर्नी को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें बिल्डुंग्सरोमन क्या है? बिल्डुंग्सरोमन दैट मींस बिल्डिंग ऑफ अ कैरेक्टर। बिल्डिंग ऑफ अ कैरेक्टर इस बिल्डुंग्सरोमन के अंदर दैट मींस अ कैरेक्टर which is being shown as a child in the beginning, बचपन से उसका बड़े होने तक का जर्नी दिखाया जाएगा और उसके अंदर उसके कैरेक्टर की बिल्डिंग दिखाई जाएगी कि जैसा वो था वो उससे बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुका है, समझदार हो चुका है, और आज जो डिसीजंस ले रहा है और जो उसने पहले डिसीजंस लिए, पहले ही वाज अ रफ कैरेक्टर, काइंड ऑफ अ इररिस्पांसिबल कैरेक्टर, नेवर टेक्स द रिस्पांसिबिलिटीज फॉर द एक्शन, बट अब वो अपने हर एक एक्शन की रिस्पांसिबिलिटी ले रहा था, ही बिकम अ मैच्योर्ड वन। तो इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी की जो जर्नी होती है वो बिल्डुंग्सरोमन के अंदर हमें नजर आती है, ठीक है। इसका एग्जांपल कौन सा होगा? जो इसी की पैरोडी लिखी थी किसने? हेनरी फील्डिंग, जोसेफ एंड्रयूज, दैट बिकम अ बिल्डुंग्सरोमन, क्योंकि उसमें जोसेफ एंड्रयूज की पूरी जर्नी और कैरेक्टर बिल्डिंग को दिखाया गया है, ठीक है। देन आता है कुंडल्सरोमन। कुंटल्स मतलब आर्टिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी जर्नी है? आर्टिस्ट की। अब वो आर्टिस्ट एक पोएट हो सकता है, वो एक पेंटर हो सकता है, वो कोई और तरीके की आर्ट करने वाला हो सकता है, तो उसकी आर्ट के थ्रू इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी की जो जर्नी होगी दैट इज कुंटल्सरोमन, ठीक है। स्ट्रक्चर वाइज में क्यों लिखा है? ये सब्जेक्ट के अंदर नहीं आएंगे, सब्जेक्ट में ये चीजें नहीं आती, ये किस में आती है? स्ट्रक्चर में आती है, क्योंकि यहाँ पे क्या फर्क है? यहाँ पे कैरेक्टर असेंबलिंग का फर्क है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर, पूरी नॉवल का स्ट्रक्चर किस पे डिसाइड करता है? एक कैरेक्टर पे। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बेस्ड के अंदर आएगा कुंटल्सरोमन, जिसके अंदर एक कैरेक्टर जो स्टार्टिंग में दिखाया गया, ही इज एन आर्टिस्ट, तो उसकी बिगिनिंग ही आर्ट गैलरीज या उसकी जो भी उसके अंदर आर्ट है, चाहे वो टेपेस्ट्री मेकर हो, चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो पोएट हो, चाहे वो किसी और आर्ट के अंदर हो, तो व्हाटएवर ही इज, बट उसकी ग्रोथ वहां पे दिखाई गई होगी। नेक्स्ट इज पोएटिक प्रोज। पोएटिक प्रोज होते हैं, दैट इज ऑल्सो अ मॉडर्न स्टाइल ऑफ राइटिंग प्रोजेस और फिक्शन। इसके अंदर जो नॉवेल्स लिखे जाते हैं दैट आर रिटन इन पोएटिक वे, वो पोएट्री फॉर्म में लिखे जाते हैं, वो टाइम्स के साथ लिखे जाते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले किसने लिखा था? अलेक्जेंडर पुश्किन। ऑन्जिन इंजन स्टेंजा, उसका ऑन्जिन युंजिन हम स्टेंजा भी बोलते हैं, ऑन्जिन युंजिन इज अ वर्क आल्सो, जो कि अलेक्जेंडर पुश्किन रशियन राइटर ने लिखा था। और उसके बाद पोएटिक प्रोज को इंडियन राइटिंग्स के अंदर लिखा था विक्रम सेठ ने, अपनी कौन सी? द गोल्डन गेट, सबसे बड़ी नॉवल मानी जाती है, और उसको उसने किस में लिखा था? पोएटिक प्रोज के अंदर, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट इज आल्सो स्ट्रक्चर बेस्ड। क्यों स्ट्रक्चर बेस्ड है? क्योंकि इसमें जो सीन्स होते हैं वो सीक्वेंस में नहीं होते। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या हुआ कि जो कैरेक्टर है ही इज गोइंग इनटू द बैक फ्लैशेस, ठीक है। मैं रील की तरह बात कर रही हूं आपसे, तो वो क्या कर रहा है? आज प्रेजेंट में है, अपना काम कर रहा है, एंड देन ही इज थिंकिंग अबाउट द पास्ट लाइफ, लाइक अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो और वो बोलता है कि हाँ मेरे साथ स्कूल में ऐसे हुआ था, कॉलेज में एक दिन ऐसे हुआ था, तो यू वेंट इनटू द बैक फ्लैशेस। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर किस तरीके का है? अभी प्रेजेंट के साथ एकदम से बैक में चला गया, बैक के साथ एकदम से फ्यूचर की प्लानिंग करने लगा, वहां से एकदम बैक में चला गया कि आज ये प्लानिंग कर रहा हूं, पहले कभी इस तरीके की प्लानिंग करता था, ये होता था, तो दैट इज बैक फ्लैशेस। तो वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ओके। रीजनल नॉवल, रीजनल नॉवल वो होती है जिसमें जो राइटर होता है वो केवल एक ही स्पेस को सेंट्रलाइज करके अपनी सारी नॉवेल्स लिखता है। लाइक अगर हम वॉल्टर स्कॉट की बात करते हैं तो वेवरली नॉवेल्स आ जाते हैं, जेन ऑस्टन की बात करते हैं ससेक्स नॉवेल्स आ जाती हैं, हार्डी की बात करते हैं वेसेक्स नॉवेल्स आ जाती हैं, फॉकनर की बात करते हैं योको पटावा आ जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे राइटर्स हैं जो केवल एक रीजन को सेट करके उनकी सारी नॉवेल्स उसी में सेट है, राइट। एलिस मुनरो ऑन्टेरियो की बात करती है, ऐसे बहुत सारे राइटर्स के नाम मैं ले सकती हूँ जो कि सिर्फ एक चीज को सेंट्रलाइज करके वहीं पे सारा फिक्शन, वहीं के सारे कैरेक्टर्स उठाए गए हैं, दैट इज कॉल्ड रीजनल नॉवल,
ठीक है। देन नेक्स्ट आपका आता है रीजनल नॉवल के बाद रिलीजियस नॉवल। रिलीजियस नॉवल क्या होती है? रिलीजियस नॉवल या एलेगोरिकल नॉवल वो होती है जिसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स पुरानी माइथोलॉजी से या रिलीजन से उठाए होते हैं। ठीक है, इट्स नॉट कि उसके अंदर जो राइटर है वो कोई रिलीजियस मैसेज देना चाह रहा है, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर वो पर्टिकुलर किसी रिलीजियस पार्ट को शो करना चाह रहा है, लेकिन वो उस राइटिंग की या उस स्टोरी की ग्रोथ में रिलीजन या रिलीजियस कैरेक्टर्स को पार्ट बना के उसकी ग्रोथ बनाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इंडियन मूवी की बात लूं तो आपने ओ माय गॉड मूवी देखी होगी, आपने ऐसी कोई मूवी एक सलमान खान की भी थी, गॉड तुसी ग्रेट हो। उसके अंदर क्या था? एक सुपर नेचुरल बीइंग को, गॉड को कैरेक्टर बना दिया। दैट इज कॉल्ड एलेगोरिकल। ठीक है, चेतन भगत की नाइट एट कॉल सेंटर सुपर नेचुरल एलिमेंट दिखाए या उसमें दिखाए, तो दैट इज एलेगोरिकल। किसी भी तरीके के वो कैरेक्टर होते हैं, लेकिन अगर वो केवल सुपर नेचुरल एलिमेंट है और वो हॉरर क्रिएट कर रहे हैं तो वो गॉथिक फिक्शन हो जाएगा, जो अभी हम करेंगे वो नहीं। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? रिलीजियस। अगर वहां पे कोई रिलीजियस मैसेज देना चाह रहा है या कोई एलेगोरिकल कैरेक्टर के थ्रू उस स्टोरी को डेवलप करने की बात हो रही है, तो वहां पे क्या आ जाएगा? रिलीजियस या एलेगोरिकल स्ट्रक्चर ऑफ नॉवल आ जाएगा, क्योंकि वहां कैरेक्टर इस तरीके के। लास्ट में यहाँ पे कौन सा दिया है 10th में मैंने? थ्रिलर। थ्रिलर इज अ स्टोरी जिसके अंदर बहुत सारा सस्पेंस क्रिएट किया जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द क्लासिकल, एंड ऑल दीज आर विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। थ्रिलर के अंदर हम सस्पेंस क्रिएट करते हैं, थ्रिलर के अंदर हम क्लाइमेक्स एंड एंटी क्लाइमेक्सेस क्रिएट करते हैं, दैट इज थ्रिलर novels. Now let me rub all these 10 and let me write the other one so that I can explain you the other types of structures. Next is satirical, dime novel, so these are the 17. 10 आपको पहले करवाई मैंने and these are 17. Now what are these? Satirical novels in which particular issue is being raised and is satirized completely. ऐसे हमें बहुत सारे नॉवल मिल जाएंगे जिसके अंदर केवल किसी चीज के ऊपर सटायर किया हुआ है। के नॉवल इसमें सारे वही है जो कि सोशल इश्यूज के ऊपर, चाइल्ड लेबर के ऊपर, किसी किसी चीज के ऊपर सटायर ही किए हुए हैं, तो ऑब्वियसली दे आर ऑल सटायरिकल नॉवल. Now next is dime novel. This is very important. What is the meaning of dime novel? Dime novel means short novels, and they are also called as novellas. Dime novels are also called as novellas. छोटी नॉवल जिनका साइज छोटा होता है, जैसे कि इसमें बहुत फेमस है आपका डाइम नॉवल के अंदर आपका आता है ऑफ माइस एंड मैन, स्टाइनबैक का. ठीक है, जॉन स्टाइनबैक अमेरिकन नॉवेलिस्ट है, उनका ऑफ माइस एंड मैन एंड डेजी मिलर, व्हाट मैसी न्यू, दीज आर ऑफ हेनरी जेम्स. इनकी बहुत सारी जो नॉवेल्स हैं दे आर आल्सो डाइम नॉवेल्स, छोटी नॉवेल्स हैं. तो these are the short fiction, they doesn't come into the category of a complete novel, तो उनको डाइम नॉवल या नॉवेलास बोला जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज रोमन एक्लिफ. रोमन एक्लिफ एक ऐसी नॉवल होती है जिसके अंदर कोई पॉलिटिकल, सोशल या कोई भी तरीके का या तो सटायर होता है या उस स्टोरी, एक कैरेक्टर पॉलिटिकल बेसिकली या किसी फेमस कैरेक्टर को लेके उसी का कैरिकेचर बना के वहां पे स्टोरी बनाई होती है, एंड दैट कैरिकेचर इज बिकम a Roman eclipse. Roman eclipse, that is, Roman means novel with a key or hint. तो यहाँ पे जो स्टोरी है या जो कैरेक्टर है, that is a hint about the life of that particular character which is being taken here as a subject. ठीक है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो डायरेक्ट नहीं होता, एज अ की, एज अ हिंट दिया जाता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बट डायरेक्ट उसके ऊपर कोई भी तरीके का कमेंट नहीं किया जाता. Then next is hypertext novel. Hypertext novel is today's genre. It is the novel in which technology, text, messages, WhatsApp,
ईमेल्स, इन सब का जिक्र किया गया हो, जिसके अंदर हाइपर टेक्नोलॉजी की बात की गई हो, वो सारा आता है हाइपर टेक्स्ट नॉवेल में। ये साइंटिफिक फिक्शन से बिल्कुल डिफरेंट है, इसको बिल्कुल भी साइंटिफिक फिक्शन से ना रिलेट किया जाए। दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट। हाइपर टेक्स्ट नॉवेल जिसके अंदर टेक्नोलॉजी, कोडिंग, डीकोडिंग या टेक्निकल टेक्स्ट मैसेजेस टाइप के चीजों का यूज किया गया, और फोन, टेलीफोन, पेजर, जितनी भी आपकी अभी तक की मशीनरीज आई है उनमें से किसी चीज की कम्युनिकेशन के लिए बात की गई हो, दैट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट नॉवेल। देन नेक्स्ट इज कल्ट फिक्शन। कल्ट फिक्शन वो फिक्शन होता है जिसके अंदर बेसिकली कल्ट मींस कल्चर, जिसके अंदर किसी तरीके के कल्चर की बात की गई हो, जिसमें अपना खुद का या किसी भी और कल्चर को दिखाया गया हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ड्रामा से स्टार्ट करती हूँ। ड्राइडन का औरंगजेब है। औरंगजेब के अंदर उसने उसके भाई मुराद बख्श के साथ उसकी जो भी टेंशन थी, जो लड़ाई हुई थी, उसको दिखाया। तो ही शोड द इस्लामिक ट्रेडिशन ऑफ इंडियन किंग्स इन इंग्लिश लिटरेचर। दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ कल्ट, बट यहाँ पे वो फिक्शन नहीं है, वो ड्रामा है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हरमन हेस, जर्मन राइटर, उसका वर्क क्या है? सिद्धार्था, एंड सिद्धार्था इज गौतम बुद्ध। It is an Indian saint and the culture, the philosophy is being represented by a German writer. That is a cult fiction. ठीक है, इसी तरीके से इफ आई से जैसे बहुत सारे राइटिंग्स हमने लिखी हुई है या हमने पढ़ी हैं जिसके अंदर हम किसी किसी तरीके के कल्चर की बात करते हैं। अब्राहम लिंकन के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है। राइटर्स इस तरीके के हैं जिनके ऊपर, हमारे नेशनल लीडर्स इस तरीके के हैं जिनके ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी गई है, लाइक महात्मा एंड अदर मोर अदर। ठीक है, तो यहाँ पे सिद्धार्था इज जस्ट एग्जाम्पल जिसके ऊपर ये कल्ट फिक्शन सूट्स द बेस्ट, जो नाम मेरे दिमाग में आया। देन नेक्स्ट कम पल्प फिक्शन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन पल्प फिक्शन होता क्या है? पल्प फिक्शन इज अ फिक्शन जिसमें बहुत ट्रिवियल इशू को उठाया जाता है, बहुत ही छोटे से इशू को उठाया जाता है, और इसकी प्रिंटिंग जो होती है, पल्प मींस, हम पल्प किसको बोलते हैं? पल्प बेसिकली जो फ्रूट होता है उसका पल्प, दैट इज अ बिट ग्रीसी, और यू कैन से दैट इज वेरी सॉफ्ट थिंग और अ जूसी थिंग। यू कैन से हिंदी में हम बोल सकते हैं बिल्कुल गला हुआ, है ना, जो बिल्कुल गला हुआ है एंड इज जूसी। ठीक है, दैट इज पल्प, किसी भी चीज का पल्प व्हेन वी पील आउट, एंड द ओनली थिंग जिसको हम जैसे ही टच करेंगे इट विल बी डर्टी, इट कैन मेक अस डर्टी। तो पल्प फिक्शन जिसके अंदर बहुत ट्रिवियल इशू को बहुत बड़ा बना के थोड़ा डर्टी चीजों को लिखा जाता है, बट इसकी प्रिंटिंग भी चीप पेजेस पे होती है। प्रिंटिंग इज बीइंग डन ऑन cheap pages are used and topic is trivial, that is called pulp fiction. ठीक है, अब आता है रोमन फ्लेवर। दिस इज अ वेरी कॉमन genre or a structure because Roman is obviously the novel and fluid means series. So the novels which is being written in series, that is called Roman Flavio. तो it's like Things Fall Apart, अफ्रीकन सीरीज के अंदर आती है। इस तरीके से हमारी रैबिट सीरीज हो गई, या कोई भी ऐसी नॉवल जो कि सीरीज के अंदर लिखी गई हो, वो सब किस में आती है? रोमन फ्लेवियो के अंदर। दो एग्जांपल जो आपको दिए हैं, अपडाइक का रैबिट सीरीज एंड चिनुआ एचेबे का अफ्रीकन ट्रायोलॉजी। तो हमारे पास बहुत सारी ट्रायोलॉजी हैं, बहुत सारी नॉवेल्स हैं जो कि 4-5 के भी सीरीज के अंदर है। दे आर कॉल्ड रोमन फ्लेवियो। तो ये था आपका स्ट्रक्चर वाइज डिवीजन। नाउ लेट मी रब इट एंड आई विल गिव यू द सब्जेक्ट एंड थीम वाइज डिवीजन ऑफ नॉवेल्स। So these are the 20 types of novel in subject based, right? So let me tell you what are basically these. First is romantic novel. What is romantic novel? Romantic novel in which a character used to roam from one place to another. अब देखो, अगर मैं स्ट्रक्चर वाइज के अंदर बात करती हूँ तो मैंने आपको क्लासिकल नॉवल बताया था, मैंने उसके अंदर आपको कोई भी ऐसा नॉवल नहीं बताया जिसमें जर्नी की बात होती हो। तो यहाँ पे रोमांटिक नॉवल वो है जिसमें कैरेक्टर क्या कर रहा है? कैरेक्टर इज टेकिंग एडवेंचर्स।
ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर कौन सा आएगा? क्लासिकल आ सकता है, ग्राफिकल आ सकता है, पिस्टलरी आ सकता है, ठीक है। ग्राफिकल के अंदर भी न्यूअर जॉनर है, उसमें किसी भी तरीके की चीजें यूज हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे क्लासिकल नॉवल, तो क्लासिकल नॉवल में सबसे पहले जो नॉवल स्टार्ट हुआ था, अगर इंग्लिश लैंग्वेज की भी बात करते हैं, ये नॉवल वर्ड जो आता है दैट इज टेकन फ्रॉम फ्रेंच वर्ड, दैट इज रोमन। ठीक है, ये रोमांस वर्ड ही हमारा फ्रेंच वर्ड है। यू ऑल नो कि रोमांस लिटरेचर की मैं आपको पढ़ाया है, आपको ब्रिटिश सीरीज के अंदर भी मैंने रोमांस लिटरेचर पढ़ाया, तो कहां से आया था? नॉर्मन से, फ्रेंच, है ना। तो वहीं से ये चीजें आती है। तो रोमांटिक लिटरेचर मींस एडवेंचर्स, जर्नी, एक्सपीरियंसेस, किसके दौरान? मैक्सिमम सी ट्रैवलिंग्स। तो सबसे पहला नॉवल जो इंग्लिश लिटरेचर में आया था वो कौन सा था? थॉमस नेस का जैक मिल्टन, वो भी इसी के बारे में था। उसके बाद जो हमारे पास नॉवल आया विच बिकेम एन आइडियल, सर्वेंटेस। सर्वेंटेस का कौन सा नॉवल था? डॉन क्विचो। तो डॉन क्विचो के बाद हमने जितने भी नॉवेल्स लिखे, लाइक डैनियल डेफो का, चाहे रॉबिन्सन क्रूसो आया हो, चाहे कोई भी आया, ऑल इज अबाउट रोमांटिक लिटरेचर। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? रोमांटिक, जर्नी, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपीरियंसेस। फाइन। सेकंड इज डिटेक्टिव नॉवल। डिटेक्टिव नॉवल हमारे यहाँ पर जो लिखी गई थी सबसे पहले, वो किस में लिखी गई? वो भी फोर व्हील्स ऑफ राइटिंग्स के अंदर ही आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे न्यू गेट लिटरेचर स्टार्ट हुआ था। हालांकि न्यू गेट मैंने यहाँ पे लिखा है, न्यू गेट वॉज अ जेल जिसके अंदर जो प्रिजनर्स थे वो कौन थे? वो प्रिजनर्स थे जिन्होंने किसी भी तरीके के फाइनेंशियल क्राइम्स किए होते थे। तो फाइनेंशियल क्रिमिनल्स को न्यू गेट जेल में रखा जाता था। फाइनेंशियल क्रिमिनल्स को न्यू गेट जेल्स में रखा जाता था, और वो जो क्राइम करते थे या उनकी जो पनिशमेंट होती थी और उनकी जो लाइफ स्टाइल होती थी, उनको इसमें डिस्कस किया जाता था। लाइक कॉलोनल जैक, मॉल फ्लैंडर्स, वेरी फेमस नॉवल, ये सब आपकी न्यू गेट जैनर में आती है। और यहाँ पे डिटेक्टिव नॉवल कौन सी? डिटेक्टिव नॉवल जिसके अंदर किसी भी तरीके की क्राइम का सर्च किया जाता है। क्राइम जिसमें अगाथा क्रिस्टी इज वेरी फेमस वन, ठीक है। तो अगाथा क्रिस्टी की जितनी भी नॉवेल्स है वो किस में आती है? इसी में आती है। अमेरिकन लिटरेचर में हु इज द फादर ऑफ डिटेक्टिव नॉवल? एडगर एलन पो, राइट। सो दिस इज हाउ द डिटेक्टिव लिटरेचर स्टार्टेड। इसके अंदर कोई एक छोटा सा क्राइम, कोई एक छोटा सा इंसिडेंट दिखाया जाएगा, चाहे वो डाइम लिटरेचर ही क्यों ना हो, डाइम नॉवल ही क्यों ना, छोटी नॉवल क्यों ना हो, लेकिन शॉर्ट स्टोरी क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर उसकी पूरी की पूरी डिटेक्टिव, they detect the crime, they detect the incident, okay. And next is fantasy fiction. Fantasy fiction is a fiction in which जो the story is not realistic, that is totally on fantasy, जिसको हम एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको दूंगी तो इसके अंदर फेरीज की या क्वींस की या कैरेक्टर्स ऐसे होंगे विच कैन नॉट बी बिलीवेबल, लाइक ऑफ स्टीवनसन्स। स्टीवनसन्स लिटरेचर इज फैंटेसी फिक्शन, क्योंकि वो वहां पे एक ऐसे आइलैंड, ट्रेजर आइलैंड की बात कर रहा है, वो मून वॉक की बात कर रहा है, वो मून पे लैब्स की बात कर रहा है, किसी भी इस तरीके के लिटरेचर जो कि उस टाइम पे हम पॉसिबल नहीं समझ रहे हैं, उसे साइंटिफिक फिक्शन को हम अलग मानेंगे। लेकिन फैंटेसी फिक्शन इन विच द लिटरेचर इज रिटन ऑन द बेसिस ऑफ फैंटेसी, इमेजिनेशन, केवल इमेजिनेशन के बेस पे ये लिटरेचर लिखा होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? लुइस कैरल का एलिस इन वंडरलैंड। तो उसके अंदर क्या है? वो जो कैरेक्टर्स हैं, क्वीन ऑफ हार्ट्स एंड ऑल, वो सब क्या है? फैंटेसी फिक्शन। सबसे बिगेस्ट एग्जांपल हैरी पॉटर सीरीज, फैंटेसी फिक्शन। बड़ा चश्मा लगा रहा है लेकिन कोई चुड़ैल है जो झाड़ू पे उड़ रही है, कोई कुछ है, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, करते कुछ है, निकलता कुछ है, दैट इज ऑल फैंटेसी फिक्शन, ठीक है। तो दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, इसका रियलिज्म से कुछ लेना देना नहीं होता। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल फिक्शन वो होता है जिसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो हिस्ट्री से लिए होते हैं। जैसे वॉल्टर स्कॉट का इवान वो है, वर्जीनिया वुल्फ ने नॉवल लिखा है ऑरलैंडो, जिसके अंदर जब 16th सेंचुरी के अंदर बेस्ड है, तो वहां के कुछ एक इवेंट को हाईलाइट किया गया है, दैट इज आल्सो हिस्टोरिकल नॉवेल्स। देन इसके बाद आते हैं हॉरर एंड गॉथिक। ऑब्वियसली इसके अंदर गोस्ट वगैरह की बात की जाती है। व्हेन हॉरर एंड गॉथिक फिक्शन स्टार्टेड, ट्रांजिशन एज के अंदर ये स्टार्ट हुए थे, जिसके अंदर आपके मैथ्यू लेविस आ जाते हैं, एन रेडक्लिफ आ जाते हैं, ठीक है, हॉरेस वॉलपॉल आते हैं। काफी ये जो राइटर्स हैं
they started writing this fiction and इन्होंने कैरेक्टर्स बनाए, इन्होंने गॉथिसिज्म एंड हॉरर की बात की. दोनों चीजें अलग होती है, ये ध्यान रखिएगा. गॉथिक वो होता है जिसमें प्रेजेंस ऑफ घोस्ट हो, और हॉरर वो होता है जिसके अंदर प्रेजेंस ऑफ घोस्ट हो या ना हो लेकिन हॉरर क्रिएट हो रहा हो. जैसे मैथ्यू लेविस ने मंक के अंदर हॉरर क्रिएट किया है, घोस्ट नहीं दिखाया है. लेकिन एन रेडक्लिफ, हॉरेस वॉलपॉल ने घोस्ट दिखाया है बट ज्यादा हॉरर क्रिएट नहीं करा है. ठीक है. अब वैथिक इज अ नॉवल जिसके अंदर राइटर हैं, उन्होंने हॉरर भी क्रिएट करा और घोस्ट भी दिखाया है. दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गॉथिक हॉरर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज सोशल. सोशल नॉवेल्स वो होती हैं जिसको भी हम क्लासिकल या किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, एपिस्टलरी में लिख सकते हैं, उसको बिल्डुंग्सरोमन के अंदर. जैसे कि अब सोशल नॉवल को बिल्डुंग्सरोमन के अंदर अगर हमने लिखा है तो दैट बिकम्स हॉलीवुड ट्विस्ट, दैट बिकम्स ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, दैट बिकम हार्ड टाइम्स, that becomes hard time. तो that is, these are the novels जो आपके social novels हैं जिसके अंदर social issues को चिल्ड्रन या कैरेक्टर जो है वो उस टाइम की contemporary society को दिखा रहा है बट कैरेक्टर बिल्डिंग भी दिखा रहा है. that is social novels. ठीक है. अदर देन ऑटोबायोग्राफिकल. ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स वो होती है जिसके अंदर कैरेक्टर के अंदर राइटर अपनी खुद की स्टोरी बता रहा होता है. अगेन आई विल गो विद चार्ल्स डिकेंस एंड सिमिलर काइंड ऑफ राइटिंग्स जिसके अंदर राइटर ने अपने खुद की इंसिडेंट्स को यहाँ पे शेयर किया है. देन कन्फेशनल नॉवेल्स. कन्फेशनल नॉवेल के अंदर जो राइटर होता है वो अपने साथ हुए किसी इंसिडेंट को कन्फेस करता है. जैसे सिल्विया प्लाथ का द बेल्जार. ठीक है. दैट इज अ कन्फेशनल नॉवल. उसके अंदर शी confesses that she was suffering from a disease in which she has a fear to get pregnant. And वो जब भी उसको फील होता था कि if she put herself into a kind of relationship and if she get pregnant then she be bound, like she start feeling suffocating. Suffocated feel करने की वजह से she never puts herself into a relationship. That is confessional novel. तो वो उसने पोइट्री नहीं नॉवल के रूप में लिखा है. ठीक है. उसके बाद कन्फेशनल नॉवल और ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल में फर्क होता है. कन्फेशनल नॉवल में किसी एक प्रॉब्लम को, अपनी खुद की प्रॉब्लम को शेयर किया जाता है. ऑटोबायोग्राफी के अंदर किसी एक इवेंट को शेयर किया जाता है और उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स अलग अलग होते हैं. लेकिन कन्फेशनल के अंदर यू आर टॉकिंग ओनली अबाउट योरसेल्फ, बाकी सब फिक्टिशियस होता है. सेमी ऑटोबायोग्राफिकल जिसमें कोई एक पर्टिकुलर इवेंट को लेके बाकी सब कुछ चेंज कर दिया जाता है, सेटिंग्स को चेंज कर दिया जाता है. आप प्रॉपरली बताना भी चाह रहे हो, नहीं भी बताना चाह रहे हो, दैट इज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल. ठीक है. देन नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल. साइकोलॉजिकल नॉवल जैसे हम डीएच लॉरेंस की नॉवेल्स को लेते हैं जिसमें एडिपस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्सेस की बात की गई है, जिसमें फेमिनिज्म या किसी भी एक एक्सट्रीम ट्रेट की बात की गई हो, किसी कैरेक्टर की साइकोलॉजिकल स्टेट्स की बात की गई हो, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल नॉवल, जो कि टोटली किसी एक पर्सन के साइकोलॉजी से ही डील करती हो. फॉर एग्जाम्पल वैनिटी फेयर. तो उसमें बेकी शार्प इज द कैरेक्टर जो कि एंटी फेमिनिस्ट टाइप नॉवल है जिसके अंदर उसे नेगेटिव रोल में दिखाया गया है लेकिन इट्स अ साइकोलॉजिकल नॉवल. विक्टोरियन में अगर हम देखते हैं द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, हमें एक फैंटेसी नॉवल नजर आएगी, हमें एक लाइक आर्ट फॉर आर्ट से की इस तरीके की नॉवल नजर आएगी इन विच कैरेक्टर इज अ फ्लियांडर बट दैट इज ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल नॉवल क्योंकि उसमें एक पर्सन की साइकोलॉजी के साथ उसकी डेवलपमेंट की बात की गई है. नेक्स्ट इज साइंटिफिक फिक्शन. ऑब्वियसली वी ऑल नो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. साइंटिफिक फिक्शन जिसमें साइंटिफिक मशीनरीज, उनके डेवलपमेंट, उनके एक्सपेरिमेंट और उनके प्रेजेंस से जो भी कॉन्सिक्वेंसेस सोसाइटी के अंदर होते हैं उनकी बात की जाती है. दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक फिक्शन. देन स्लेव नरेशंस. ये स्पेशली पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के अंदर आता है क्योंकि इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनको कभी ना कभी स्लेवरी का शिकार होना पड़ा. दे वर स्लेव्स एंड व्हाटएवर हैज हैपेंड टू हिम दे जस्ट नरेट देम. वो अपनी उसी पार्ट को वहां नरेट करते हैं. दैट इज कॉल्ड स्लेव नरेशंस. देन मिथिकल स्टोरी. मिथिकल नरेशंस वो होते हैं जिसमें कैरेक्टर जो है पर्टिकुलर एक मिथ उठा के उसको प्रेजेंट टाइम में लेकर आता है और उसी के बेस पे कैरेक्टर को बना के आज की स्टोरी दिखाता है. दैट इज कॉल्ड मिथिकल लिटरेचर. लाइक फॉर एग्जाम्पल द्रौपदी बाय महाश्वेता देवी. तो यहाँ पे जो कैरेक्टर है उसको रेप फेस करने पड़ते हैं एंड दैट इज बीन कंपेयर्ड विद द मिथिकल कैरेक्टर ऑफ द्रौपदी. सीता, उन सब से कंपेयर करके वहां पे उस कैरेक्टर को बनाया गया है. तो उन्हें बोलते हैं मिथिकल नॉवल जिसके अंदर मिथ्स और मिथिकल कैरेक्टर्स को यूज करके आज की चीजों को दिखाया गया हो.
नेक्स्ट इज पॉलिटिकल नॉवल. पॉलिटिकल नॉवल वो होते हैं लाइक ट्रेन टू पाकिस्तान, कोई और ऐसा इसी तरीके का वर्क जिसके अंदर टोटली पॉलिटिक्स को दिखाया गया है कि व्हाट बेसिकली द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ दैट टाइम. जैसे कि हम गुलिवर ट्रेवल्स की बात कर सकते हैं, जिसमें ट्रैवल टू लिलीपुट इज सटायर ऑन पॉलिटिशियंस. तो ये वो नॉवेल्स हैं, ये वो फिक्शंस है जिसके अंदर केवल और केवल पॉलिटिशियंस की बात की गई है, केवल और केवल एक पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द ईरा की बात की गई है. दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल फिक्शन. फाइन. तो इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो ज्यादा आपको किस में मिलेंगे, मॉडर्न टाइम्स के अंदर ही मिलेंगे. देन इसके बाद न्यूगेट, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि फाइनेंशियल क्राइम्स के ऊपर ये नॉवल लिखी जाती है. रियलिस्टिक नॉवल जिसके अंदर जो इशू है उसको एज इट इज रिप्रेजेंट किया गया हो, जैसे कि जिसमें साइकोलॉजी है या उस टाइम की कॉन्टेम्पररी इश्यूज हैं. जैसे यूरोपियन ड्रामास के अंदर अगर हम देखते हैं तो इब्सन का गोस्ट आ जाता है, डॉल्स हाउस आ जाता है, ये सारा का सारा आपका रियलिस्टिक ड्रामास के अंदर आता है कि वो रियलिस्टिक सिचुएशंस को वहां पे बनाते हैं. वर्जीनिया वुल्फ के नॉवेल्स भी रियलिस्टिक एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में ही आते हैं. नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल नॉवल. इंटेलेक्चुअल नॉवल ऑब्वियसली नाम से हमें पता लग रहा है जिसके अंदर किसी ना किसी तरीके की हमें जो प्लॉट है वो इस तरीके का होगा जिसमें some kind of intellectual elements are there. Like I can take an example of Dr. Jack and Hyde, right? Mr. Jack and Hyde. तो स्टीवेंसन का जो ये नॉवल है मिस्टर जैक एंड हाइड, डॉक्टर जिवांगोज आइलैंड, डॉक्टर जिवांगो, एंड ये जो नॉवेल्स हैं इसके अंदर इन्होंने कुछ इस तरीके की टेक्निक्स और इंटेलेक्चुअल चीजों को दिखाया है, लाइक स्प्लिट पर्सनालिटी की बात कर देना. ये दैट कम्स इनटू इंटेलेक्चुअल नॉवल, and in which some kind the characters are dealing with the situation in a very intellectual manner. उसको भी intellectual novels के अंदर आते हैं जिसके अंदर contemporary situation को quickly किस तरीके से डील किया जाए, स्मार्टनेस, क्विक डिसीजंस वगैरह को दिखाया गया हो. यस, अ वेरी गुड एग्जांपल केम इन माय माइंड, दैट इज लाइफ ऑफ पाई. How he dealt intellectually with the situation. He spent 283 days in a sea with a Bengal tiger. So how intellectually he dealt with the situation. Along with that, he survived for such a long period in the sea with his intellect only. वो अपनी जितनी नॉलेज उसने अभी तक गेन करी थी उन सबको यूज करके उसने वहां पे अपने आप को सर्वाइव किया. देन इसके बाद आता है सेंटिमेंटल नॉवेल्स जिसके अंदर हम केवल इमोशंस के साथ डील करते हैं, जिसको हम जेन ऑस्टन की नॉवेल्स को बोल सकते हैं सेंटिमेंटल नॉवेल, क्योंकि उसमें केवल इमोशंस की बात की गई है, कैरेक्टर्स, रिलेशनशिप, उन्हीं सब चीजों की बात की, तो दैट इज सेंटिमेंटल नॉवेल. यूटोपियन नॉवेल जिसमें आइडियल स्टेट की बात की जाती है, दैट इज कॉल्ड यूटोपियन नॉवेल. एंड डायस्टोपियन जिसके अंदर बिल्कुल अपोजिट तरीके की बात की जाती है, जिसमें किसी तरीके की कोई ह्यूमैनिटी नहीं होती. जैसे 1984 इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डायस्टोपियन नॉवेल. एंड यूटोपियन नॉवेल का एग्जांपल है, आप जेन ऑस्टन की नॉवेल्स को भी यूटोपियन नॉवेल बोल सकते हैं, जिसमें बुराई बहुत ज्यादा कम दिखाई जाती है. बट उसके अलावा यूटोपियन नॉवेल में वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ लाइक अभी तो दिमाग में नहीं आ रहा है, बट यूटोपियन नॉवल के अंदर आपकी इस तरीके की नॉवल आएगी जिसमें कहीं जो कैरेक्टर्स हैं दे ऑल आर गुड, ऑल आर वेरी गुडी कैरेक्टर्स, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग बैड टू एनीवन, बट अ सिंपल स्टोरी टेलिंग इज गोइंग देयर. That is called utopian novel. If any example came in my mind, I will definitely let you know. ओके. एंड लास्ट आता है जेंडर स्टडीज, जिसके अंदर हम केवल जेंडर बेस्ड चीजों को देखते हैं, जिसमें हम कैरेक्टर्स का नेचुरल या रियलिटी को फेस करते हैं. गे लेस्बियन कैरेक्टर्स की स्टडी हो, जिसमें ट्रांसजेंडर्स की स्टडी हो, जिसमें उन्हें हम बोलते हैं जेंडर स्टडीज या नॉवेल्स विद जेंडर स्टडीज. ठीक है, इन्हें जेंडर नॉवेल्स भी बोला जाता है. ये आपके सारे 20 टाइप्स ऑफ नॉवेल्स हैं विच आर सब्जेक्ट बेस्ड. इसमें आपका जो मेन आते हैं, मैं ये कहूंगी कि उसमें जेंडर, यूटोपियन, सेंटिमेंटल, रियलिस्टिक, न्यूगेट, ये सारे इसमें आते हैं. कुछ एक हैं जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर से, जो मैंने आपको 17 पॉइंट्स लिखवाए थे उनसे एक दो मिलते जुलते से हैं, बाकी सारे आपके ऑलमोस्ट डिफरेंट है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज. नाउ आई हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ एवरी पॉइंट. नाउ अब आपको क्या करना है, ये जो डिवीजन है स्ट्रक्चर एंड सब्जेक्ट वाइज का, इसको ढंग से समझना है. एंड विद दिस
Our forms of literature fiction is finished. Now I will come up with a different series with a different thing, maybe literary terms, and yes, prosody is also remaining. So in next video, I will come with the different terms, the literary terms and your prosody, the versification. So see you, take care, bye bye.